हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ऑफलाइन वाले सभी पेपर की करवा चुकी हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी और दिसंबर 2024 तक जो भी पेपर हुए हैं उन सभी के ईवीएस के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब मैं कुछ ऑनलाइन वाले पेपर के करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये जो पेपर है ये 24 जनवरी वाला पेपर है। तो आज के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मैं एक प्रश्न ले रही हूँ जो मैंने 26 नंबर वाली वीडियो में लिया था। जो ऑनलाइन वाला पेपर मैंने करवाया था उसमें ये प्रश्न था। चलिए प्रश्न आपको दिखाते हैं। प्रश्न था कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायु के बहने की चाल। तो वाष्पीकरण क्या है? ये द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अब इसमें पूछा गया था कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायु के बहने की चाल। तो जब वायु के बहने की चाल घटती है और वायु में नमी की मात्रा यानी जलवाष्प या आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है तब शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। इसमें आपका चौथा विकल्प सही था। जल्दबाजी में मैंने उस दिन आपका तीसरा विकल्प बता दिया था, तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। मैंने तीसरा विकल्प बता दिया था जल्दबाजी में। मैंने इतना ही विकल्प पढ़ा कि घटती है और वायु में नमी की मात्रा, और मैंने ये वाला विकल्प बता दिया आपका। तो ये विकल्प उत्तर नहीं है। चौथा विकल्प उत्तर है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायु के बहने की चाल घट जाती है और वायु में नमी की मात्रा अधिक हो जाती है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम दिमाग में तो सोच रहे होते हैं कि ये वाला उत्तर होगा, लेकिन जल्दबाजी में हम किसी दूसरे को टिक कर देते हैं। ऐसा ही उस दिन मैंने किया, तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। चलिए आज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और उस वीडियो से मैंने ये जो प्रश्न है हटा दिया है, यहाँ आप इसे समझ लीजिएगा। चलिए आज के प्रश्नों को हल करते हैं। लिखा है नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। इसका हल है, पहला विकल्प है मैना, दूसरा है तोता, तीसरा है फाख्ता और चौथा है कोयल। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है कोयल। कुहू कुहू आवाज लगाती है और मधुर मधुर गीत भी सुनाती है कोयल। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, कोयल। कोयल के बारे में आपको और क्या याद रखना है कि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे रखती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों की भी देखभाल करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना कभी भी घोंसला नहीं बनाता। तो आपको याद रखना है कोयल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ। ये खाद्य श्रृंखला दी गई है घास, हिरन, बाघ। कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला है घास कम होना शुरू हो जाएगी, दूसरा है बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, तीसरा है बाघों की संख्या घट जाएगी और चौथा है बाघ अपनी खाने की आदतों को बदलेंगे। तो ये खाद्य श्रृंखला दी गई है और इसमें दिखाया गया है कि जो घास है ये हिरन खाते हैं। हिरन खाते हैं घास, ये घास पर निर्भर हैं। और बाघ किसका शिकार करते हैं? हिरन का। यानी बाघ का भोजन कौन है? हिरन है। अब हिरनों के अनाधिकृत शिकार बढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि घास के मैदान बढ़ेंगे और बाघों की संख्या घट जाएगी, क्योंकि उन्हें पर्याप्त रूप से भोजन ही नहीं मिलेगा। तो बाघों की संख्या घट जाएगी। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI 331 था। निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है? पहला है वायु मात्रा सूचकांक, दूसरा है वायु प्रमात्रा सूचकांक, तीसरा है वायु गुणवत्ता सूचकांक और चौथा है वायु द्विघाती सूचकांक। तो AQI किसे चिन्हित करता है ये पूछा गया है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है?
पहला है वेल, दूसरा मेढक, तीसरा कबूतर और चौथा छिपकली। स्तनधारी परिवार का पूछा गया है तो वह है वेल। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लंगर की प्रथा संकेत करती है। पहला है मध्याह्न भोजन, दूसरा है मुफ्त समुदाय रसोई, तीसरा है एकत्रित दान और चौथा है पवित्र भोजन। तो लंगर की प्रथा संकेत करती है मुफ्त समुदाय रसोई। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गुरुद्वारे में एक साथ खाना बनाना और एक साथ खाना खाना लंगर कहलाता है। लंगर सिख धर्म की एक धार्मिक परंपरा है जिसे पूरे भारत में सभी गुरुद्वारे में देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी आप गुरुद्वारे जाएं तो आप वहां पर इस प्रथा को देखेंगे। वहां पर सभी को खाना खिलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं। पहला है भूमिगत जल, दूसरा है जल भर, तीसरा है दुस्थित जल और चौथा है गुप्त जल। तो भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को जल भर कहते हैं या जल भृत। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 कुंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। किसी हाथियों के झुंड में 2 से 3 परिवारों के सदस्य ही होते हैं। उनमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है। तो हाथियों के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है और याद भी होगा। तो हाथियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैंने आपको कई बार बताए हैं, आपको याद भी होंगे। हाथी जो होते हैं ये ज्यादा आराम नहीं करते, दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथी ही झुंड की नेता होती है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 2 कुंटल होता है। हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अब इसमें जो सही है वह बताने हैं। ए सही है, बी सही है, सी और डी गलत है। ए और बी केवल सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह पक्षी किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? पहला है कबूतर, दूसरा गौरैया, तीसरा उल्लू और चौथा है कौआ। तो अधिकांशतः पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी आंखें सिर के तो अधिकांश पक्षियों की आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं और पक्षी जो है एक ही समय में 2 अलग-अलग चीजों को देख सकते हैं। इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए ये गर्दन को अधिक हिलाते हैं। लेकिन जो कुछ पक्षी होते हैं उनकी आंखें बिल्कुल सामने होती हैं और ये पक्षी है उल्लू। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? पहला चीतल, दूसरा बारासिंगा, तीसरा सांभर और चौथा संगाई। तो संकटापन हिरणों के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है, तो वह है संगाई। संगाई हिरणों के लिए लोकटक झील एक स्थान है। और संगाई झील है कहाँ पर? तो ये मणिपुर में है, ये भी याद रखिएगा। तो अधिकांशतः जो पक्षी होते हैं इनकी आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं। ये एक ही समय में 2 अलग-अलग चीजों को देख सकते हैं। इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए ये गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं।
अब रीता एक पक्षी की ओर इशारा कर रही है और कह रही है कि इसकी आंखें सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। तो वह पक्षी है उल्लू। उल्लू की आंखें बिल्कुल सामने होती हैं। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, उल्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? पहला है चीतल, दूसरा है बारासिंगा, तीसरा सांभर और चौथा है संगाई। अब सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि लोकटक झील कहाँ पर है। तो ये मणिपुर में है, ये याद रखिएगा। अब इसमें पूछा गया है कि संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए लोकटक झील एक स्थान है? तो संगाई चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे प्राप्त करते हैं। पहला है पोषक तत्व, दूसरा वायु, तीसरा जल और चौथा है मृदा। तो ये पोषक तत्व प्राप्त करते हैं क्योंकि जहाँ ये उगते हैं वहां पोषक तत्वों की कमी होती है। तो ये पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए कीटों का शिकार करते हैं, उनका भक्षण करते हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पहला विकल्प है 22 मार्च को, दूसरा है 5 जून को, तीसरा है 11 जुलाई को और चौथा है 22 अप्रैल को। तो आपको 3 महीने की लगातार 22 तारीखें याद रखनी है, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये आपको याद रखने हैं। अब इसमें विश्व जल दिवस पूछा गया है। 22 मार्च पहला विकल्प सही हो जाएगा, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जब भी 22 तारीख वाला दिवस वाला कोई प्रश्न आए तो आप तीनों ही याद रखिएगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा, ये पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीई एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है। पहला है जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, दूसरा है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, तीसरा है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा और चौथा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इस अधिनियम को बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि ये सुनिश्चित करता है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं। ये चरण उचित क्रम में नहीं है, हमें क्रम से लगाना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई की जाती है। उसके बाद क्या होता है, बीज बोए जाते हैं, तो ये आएगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद जब बीज उगाते हैं तो उनके पास खरपतवार भी उगाते हैं और उन खरपतवार को हटाना होता है। तो उन खरपतवार को हटाना है, ये तीसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद क्या करना है, प्याज को उखाड़ कर बाहर निकाल लेना है। जब प्याज की फसल तैयार हो गई, अब प्याज को उखाड़ लेना है। फिर प्याज के ऊपर जो सूखी पत्तियां होती हैं उन्हें काट दिया जाता है। तो सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा बी, फिर आएगा डी, फिर आएगा सी। ए ई बी डी सी दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं उन्हें इस तरीके के प्रश्नों में कोई भी समस्या नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ही था। पहला है गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम है,
दूसरा है आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती। तीसरा है यह एक अनैच्छिक क्रिया है और चौथा है साथी को आकर्षित करने के लिए। तो पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती। इनकी आंखों की जो पुतली होती है वह घूम नहीं सकती, तो इसीलिए ये अपना सिर अधिक हिलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई। पहला है चेरापूंजी में, दूसरा है अगुम्बे में, तीसरा है महाबलेश्वर में और चौथा है मासिनराम में। तो भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई मेघालय के मासिनराम में। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी है, ये भी मेघालय में ही है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्याणी अपनी कक्षा 5वीं के बच्चों को ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है और समझाती है कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूरज की ओर होता है दिन होता है और उस भाग की ओर जो सूरज से दूर है रात होती है। आयशा इससे प्रभावित हुए। उसने पूछा, अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहें तो क्या हमें रात मिलेगी? किस दिशा में हमें रात मिलेगी? कक्षा के सभी विद्यार्थी हंसने लगे। कल्याणी की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? पहला है उसे कक्षा को हंसना बंद करने और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए। दूसरा है उसे यह समझाना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होगा। तीसरा है उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए और चौथा है उसे यह कहना चाहिए कि आज वो दिन और रात का होना ही पढ़ेंगे। इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। तो आयशा जो है जो प्रश्न पूछ रही है, क्या पूछ रही है कि अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहें तो क्या हमें रात मिलेगी? किस दिशा में हमें रात मिलेगी? तो कल्याणी यानी शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। जो अन्य विद्यार्थी हैं उनसे भी इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहना चाहिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और आयशा को भी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निदा को रोज स्कूल देर से आने के लिए सजा मिलती है। उसकी अध्यापिका ने पूछा कि वह देर से क्यों आती है जबकि उसका भाई तो समय से आता है। उसने कहा कि उसकी मम्मी कहती हैं कि झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, घर की देखभाल करना और अन्य घर के काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह अपना सारा काम करके फिर आती है जिसकी वजह से उसे देर हो जाती है। अगर आप निदा की अध्यापिका हैं तो आप क्या करेंगी? पहला विकल्प है निदा से कहेंगे कि वह जल्दी उठे जिससे सारा काम करके वह समय पर स्कूल आ सके। दूसरा है निदा की मम्मी से बात करेंगी और कहेंगी कि उसे समय पर स्कूल आने में सहायता करे। तीसरा है निदा से कहेंगी कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। और चौथा है कक्षा में चर्चा का आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगी कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। तो एक शिक्षिका होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है ये पूछा गया है। तो निदा से कहेंगी कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है जो लोग घर में रहते हैं। सिर्फ महिलाओं की ही या लड़कियों की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वे घर का कार्य करें, झाड़ू करें, पोछा करें, बर्तन साफ करें। ये घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण संसाधनों को कैसा होना चाहिए? पहला है आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त। दूसरा है केवल हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलचित्र। तीसरा है सदैव शिक्षार्थियों की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित और चौथा है सदैव प्रयोगों पर आधारित। तो एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए? आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त और सदैव शिक्षार्थी की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित। ए और सी तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है यह शिक्षण और अध्ययन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण या संसाधन है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? पहला है अवधारणा निर्माण, दूसरा है आदत निर्माण, तीसरा है खोजने का आनंद और चौथा है सूचना। तो पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है खोजने का आनंद। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। खोजने का आनंद जो होता है सक्रिय, अधगम, महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं? पहला है गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। दूसरा है गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है। तीसरा है गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता और चौथा है गतिविधि अनुभव से सीखने की प्रक्रिया है और सीखने में सहायक होती है। तो इसमें ए सही है। गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, बड़ी कक्षाओं में मुश्किल, ये गलत है क्योंकि गतिविधियों को विभिन्न आयु समूहों और सीखने के उद्देश्यों के लिए डिजाइन और अनुकूलित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। तो भी गलत हो गया। गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता, तो ये भी गलत है क्योंकि गतिविधियां जब अच्छी तरह से नियोजित और पाठ्यक्रम में एकीकृत होती हैं तो सीखने की प्रक्रिया बढ़ जाती है और जितना समय मिलता है उसके भीतर ही जो पाठ्यक्रम होता है उसे पूरा करने में ये योगदान भी देती हैं। तो ये इसमें लिखा है कि समय पर पूर्ण नहीं कराया जा सकता, तो सी गलत हो गया। और गतिविधि अनुभवों को सीखने की प्रक्रिया और सीखने में सहायक होती है, ये सही है। ए और डी सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रयोग के बारे में सही है? प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाने चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सकें। दूसरा है प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल तथा असामान्यीकरण कर सकें। तीसरा है प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी पुष्टि कर सकें और चौथा है प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में है। तो प्रयोग क्या है? प्रयोग परिकल्पना का परीक्षण करने, घटना का पता लगाने या अनुभवजन्य साक्ष्य एकत्र करने के लिए वैज्ञानिक जांच करने की व्यवस्थित और नियंत्रित प्रक्रिया है। अब इसमें प्रयोग के बारे में जो सही है वह बताने हैं। तो प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाने चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सके, ये तो गलत है। प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण कर सकें, ये सही है। प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताए जाने चाहिए, ये भी गलत है। प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में है। बी और डी सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों एवं फूलों के आकारों एवं रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि होगी। पहला है छात्रों को पत्तियों एवं फूलों की विभिन्न रंगीन तस्वीरें उपलब्ध कराना। दूसरा है छात्रों को रेखा चित्र बनाने में संलग्न करना और उनके सृजनात्मक कौशलों का उपयोग करना। तीसरा है शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना और चौथा है पत्तियों तथा फूलों से संबंधित प्रत्ययों को भली प्रकार दोहराना। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है और कक्षा में पत्तियों एवं फूलों के आकारों और रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि पूछी गई है। तो शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शिक्षार्थियों से पत्तियों और फूलों के आकार और रंगों को सीधे देखने और जांचने की अनुमति देना, तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीम अपने बागवान को पूछता है फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधों के पत्ते हरे होते हैं? भीम द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को प्रदर्शित किया जा रहा है? पहला लिखा है अवलोकन, दूसरा प्रयोग, तीसरा प्रश्न पूछना और चौथा है प्रवेश के साथ अंतःक्रिया। तो भीम ने अवलोकन किया है और अवलोकन के बाद पूछा है प्रश्न, ना तो उसने प्रयोग किया है ना प्रवेश के साथ अंतःक्रिया की है। तो इसमें ए सही है और सी सही है।
ए और सी सही है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अवलोकन करके ही उसने पूछा है कि फूल और फल रंगीन क्यों हैं जबकि पौधों के पत्ते हरे हैं। तो ए और सी इसीलिए इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पौधों की परी में दीदी एक बगीचे में बैठी हैं। शबनम कहती है कि दीदी छोटे छोटे पौधों पर बैठी हैं। टपलू अपने शिक्षक से पूछता है, जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती हैं, तो क्या हम घास को भी उसी तरह उस पर चलकर और बैठकर मार नहीं रहे हैं? शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है, चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधे पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर भी जिंदा रह सकते हैं। दूसरा है, वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधे का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है वह आधार पर सुरक्षित रहता है। तीसरा है, विद्यार्थियों को बगीचे में ले जाएं, उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। और चौथा है, व्याख्या करनी चाहिए कि बगीचे की घास कटने के बाद भी फिर से वृद्धि करती है। तो टपलू प्रश्न पूछ रहा है कि जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती हैं, तो जब हम घास पे बैठते हैं तो घास भी मर जाती है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधे का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है, यानी जिसके कारण वृद्धि हो रही है, वह आधार में सुरक्षित है, उसे हानि नहीं होती है। सिर्फ ऊपर वाले भाग को हानि होती है जब हम उस पर बैठ जाते हैं। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविश एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है, वह प्रयास कर रहा है। पहला है, छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का। दूसरा है, कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का। तीसरा है, शिक्षण के प्रति व्यवहारिक पद्धति को बढ़ावा देने का। और चौथा है, प्रयोगात्मक एवं क्रियाकलापों पर आधारित शिक्षण से बचने का। तो कविश जो है कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक है और अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है। वह कल्पनाशील और भिन्न सोच को प्रोत्साहित कर रहा है। बी विकल्प इसमें सिर्फ सही है, केवल बी, यानी दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 3 पानी रे पानी प्रस्तुत करते समय सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़े लाता है को गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा की। चुटकी ने पूछा कि गुजरात में बाढ़ क्यों आई और उसके शहर में क्यों नहीं आई। निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त हल होगा? पहला है कक्षा चर्चा, दूसरा है चित्र, तीसरा है क्रियाशील मॉडल और चौथा है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण। तो छुटकी पूछ रही है कि गुजरात में ही बाढ़ क्यों आई, उसके शहर में क्यों नहीं आई। तो ये कक्षा चर्चा के द्वारा इसे अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कक्षा चर्चा जो है ये अपसारी सोच को बढ़ावा देगा, तो इसमें पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा तीसरी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ पानी रे पानी में अंकल ने हिरेन और छुटकी को स्टील के गिलास में आम का पन्ना दिया। छुटकी ने कांच के गिलास में पन्ना मांगा। अंकल ने पन्ना कांच के गिलास में पलट दिया। छुटकी बोली, अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया है। पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में है? पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं और चारों इसमें लिखी हुई हैं। अब कक्षा तीसरी की छात्रा है, पहले ही हमें बताया गया है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं और ये चारों ही लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि छुटकी क्या कह रही है कि अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया है। तो छुटकी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। इस अवस्था में बच्चे केवल एक पक्ष के ही बारे में सोचते हैं और जो अन्य प्रासंगिक कारक हैं उनकी उपेक्षा करने की प्रवृत्ति ये अवस्था प्रदर्शित करती है। तो इसी तरीके से छुटकी सिर्फ एक पहलू को देख रही है।
तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को वैयक्तिक विभिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है। पहला है प्रत्येक घर के लिए नियत कार्य देकर। दूसरा है क्योंकि यह एक आसान कार्य है। तीसरा है विद्यार्थियों को विषम समूहों में कार्य कराकर। और चौथा जो है सभी अध्यायों को समान तरीके से पढ़ाकर। तो वैयक्तिक विभिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है। इसमें जो विकल्प सही है वह है सी। इसमें सिर्फ सही है विद्यार्थियों को विषम समूहों में कार्य कराकर, केवल सी। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विषम समूहों में कार्य करने का क्या अर्थ है कि विभिन्न क्षमताओं और पृष्ठभूमि वाले छात्रों को एक साथ समूहित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समा देख नहीं सकती, उसकी मम्मी उसे रोज स्कूल लेकर जाती हैं, लेकिन उसे स्कूल आना अच्छा नहीं लगता। वह अपनी मम्मी को कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वह समझ में नहीं आता। समा के शिक्षक को उसके लिए निम्नलिखित में से क्या करना सबसे उपयुक्त होगा। पहला है समा से बातचीत करके समझाएं कि उसके लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है। दूसरा है विद्यार्थियों से बात करें, उन्हें समा से दोस्ती करने को कहें। तीसरा है समा कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर समा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाएं। और चौथा है शिक्षकों से बात करके सुनिश्चित करें कि जो कक्षा में पढ़ाया जाए वह समा को समझ में आए। तो इसमें सी सही है, डी सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समा जो है अपने आप को अलग अलग महसूस कर रही है कक्षा में, तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर समा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाए और शिक्षकों से इस मामले के बारे में बात करें और सुनिश्चित करें कि जो कक्षा में पढ़ाया जाए वह समा को भी समझ में आना चाहिए। तो इसमें आपका सी और डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। पहला है प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी है। दूसरा है सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा है विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है। और चौथा है नितांत आवश्यक है। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी है। पाठ्य पुस्तकें संसाधन मूल्यवान संसाधन हो सकती हैं, लेकिन वे सीखने का एकमात्र स्रोत नहीं है, ये भी याद रखिए, क्योंकि सीखने के अन्य स्रोत भी है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था 24 जनवरी 2023 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हुआ करे आप कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। चेतना जी लगातार वीडियो देखती हैं और उन्हें किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो वो जरूर कमेंट करती हैं। बहुत अच्छे से चेतना जी की तैयारी चल रही है। आप इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।